भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है मुझे समोसे और पकौड़ियाँ बनाने आती है और सर्दी भी आई ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी और समोसे बनाकर बेचे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वह कहाँ से आएंगे? अजी मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे और कुछ पैसे आप सेठ मंगलराम से उधार ले आना। उनसे बोलना जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ रुक्मणी, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन किशन सेठ मंगलराम के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। किशन सेठ के घर पहुँच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे किशन, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे किशन, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 1000 चाहिए थे। अच्छा किशन, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर किशन सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी आप फिक्र मत कीजिए, अब देखो सर्दियाँ भी आ चुकी हैं तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से खाएंगे सर्दियों में, तो हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी आप खामखा टेंशन ले रहे हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। किशन बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर रुक्मणी पकौड़ी और समोसे बनाती है। रुक्मणी कुछ समोसे और पकौड़ियां बनाकर किशन 2 को देती है और किशन उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ियां ले लो, चटपटे करारे गर्मागर्म और ताजा समोसे। एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़ियां और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो पछताओगे। समोसे और पकौड़ियां ले लो, चटपटे करारे गर्मागर्म और ताजा समोसे। एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़ियां और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो पछताओगे। अगले दिन सुबह रुक्मणी और भी ज्यादा समोसे पकौड़ी बनाकर किशन को देती है और किशन उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ियां ले लो, समोसे गर्मागर्म समोसे। एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़ियां और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो पछताओगे। अरे ओ समोसे वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे समोसे और पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो 100 रुपए के समोसे और पकौड़ी मुझे दे दो। हम भी तो देखें कि तुम्हारे इन समोसे पकौड़ी में ऐसा क्या है। किशन उस आदमी को समोसे और पकौड़ी दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, किशन घर आता है। सुनो रुक्मणी, हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे रामपुर में बहुत चर्चे हो रहे हैं।
अब मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे और पकौड़ी झट से बिक जाते हैं। रुक्मणी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। जहाँ किशन एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण किशन के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। किशन और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वह अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब किशन और रुक्मणी अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है और कहता है, सुन किशन, परसों मेरी बेटी की शादी है और उसमें मुझे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं। आपको आपका सामान जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी यह सारी बातें मलखान और उसकी पत्नी को पता चल जाती हैं। हमेशा इस किशन के ही साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार मैं इसके साथ हरगिज अच्छा नहीं होने दूंगा। मलखान और उसकी बीवी किशन की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे और वे इस इंतजार में थे कि रुक्मणी समोसे पकौड़ी बनाकर कहाँ रखती है। रुक्मणी जैसे ही समोसे पकौड़ी बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर मलखान और उसकी बीवी चुपके से किचन में जाते हैं और सारे समोसे पकौड़ी चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, समोसे और पकौड़ी मुखिया के घर पहुंचाने थे, तो रुक्मणी किचन में जाती है। उसे वहाँ एक भी समोसे पकौड़ी नहीं दिखते हैं। ये सब देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। अरे भाग्यवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे आज का समय और दो। इतना कहकर किशन मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकौड़ी चुरा ली हैं। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है किशन, मैं तुमको आज का दिन दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर से समोसे और पकौड़ी बनाकर देना, क्योंकि कल सुबह ही बारात आने वाली है। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिर जब किशन उधर से जैसे ही घर वापस आ रहा था, तो वह देखता है कि मलखान का बेटा समोसे खा रहा है और उसके पास पकौड़ियाँ भी हैं। ये देखकर किशन सोचता है, मलखान के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही कभी मलखान ने मुझसे समोसे पकौड़ी खरीदे, फिर यह बच्चा यह सब कहां से लाया है? किशन उस बच्चे के पास जाता है। अरे बच्चे, ये समोसे तुम कहां से लाए हो? ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया था और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ियाँ हैं। किशन को सारी बात समझ आ जाती है। और वह घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर किशन मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। मुखिया जी अपने नौकरों के साथ मलखान के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन कराते हैं। जाओ, इसके पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो
जब वे छानबीन करते हैं तो उन्हें मलखान के घर के अंदर से ढेर सारे समोसे और पकौड़ियाँ मिलते हैं। क्यों चुराए तुमने ये समोसे और पकौड़े? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर से ऐसा काम करोगे। मारो इसको। फिर सब मिलकर मलखान की अच्छी धुलाई करते हैं। इस प्रकार मलखान को उसके की सजा मिल जाती है और किशन सेठ से लिया गया कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन हमें हमारी मेहनत जारी रखनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला।